नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतेश कुमार जीआईबी के नए लेक्चर के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। जो लोग नए लोग जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से, वह मेरा इंट्रोडक्शन यहाँ पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वह बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। सरफेसी एक्ट 2002 पर यह लेक्चर होगा। इससे पहले मैं कुछ चीज़ क्लियर कर लेना चाहता हूँ। कल का जो मेरा लेक्चर था लेटर ऑफ क्रेडिट पर, उसके बारे में मेरे दोस्तों ने, मेरे मित्रों ने बताया कि आपका जो यह लेक्चर था यह काफ़ी फास्ट था और ऑडियो में कुछ इशू आ रहा था, यानी ऑडियो में इको वगैरह हो रहे थे। तो अगर आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है सुनने में तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं जीआईबी सीरीज ख़त्म होने के जैसे ख़त्म होगा तो उस समय मैं एक फिर से एलसी पर मैं एक वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो अभी चलिए सरफेसी एक्ट 2002 पर ध्यान देते हैं। सरफेसी एक्ट 2002 क्या क्या देखेंगे? तो सरफेसी और इसका प्रोविज़न हम लोग देखेंगे, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एआरसी को देखेंगे, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ चार्जेज और सेल ऑफ लोन सिक्योरिटी एंड इट्स प्रोसीड्योर को देखेंगे। चलिए, सरफेसी एक्ट 2002 फुल फॉर्म है इसका सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। एक्ट जो है जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चेंजेस किया गया था 2004 में। इस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से, कब? तो माडिया केमिकल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 का एक केस था, उसमें काफ़ी इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें अमेंड की गई थी। ऑब्जेक्टिव ऑफ सरफेसी एक्ट, ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ सरफेसी एक्ट 2002 क्या है? तो इफिशिएंट और रैपिड रिकवरी ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो एनपीए है उसका इफिशिएंट और तीव्र गति से रिकवरी किया जा सके, यह इसका एक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है अलाउज बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू ऑक्शन प्रॉपर्टीज से कमर्शियल और रेजिडेंशियल व्हेन बोरोवर फेल टू रीपे देयर लोन्स विदाउट फाइलिंग सूट। जब बोरोवर जो है अपना लोन पे करने में असमर्थ होता है तो बैंक को यह अधिकार देना कि वह बिना कोई सूट फाइल किए हुए, बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के, वह सिक्योरिटी, जिस सिक्योरिटी के एवज में लोन दिया गया है, उस सिक्योरिटी को सेल कर सके। यही ऑब्जेक्टिव है सरफेसी एक्ट का। प्रोविजन ऑफ सरफेसी, प्रोविजन इन सरफेसी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोविजन। 3 प्रोविजन इसमें किया गया है। एक तो किया गया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट इसमें सरफेसी में मेंशन है। एक है क्रिएशन ऑफ सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ चार्जेस, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ चार्जेस का क्रिएशन इसमें मेंशन है प्रोविजन में। और एक है सेल ऑफ लोन सिक्योरिटी विदाउट फाइलिंग सूट, यानी बिना सूट फाइल के बैंक को ये और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये अधिकार देना कि वो सिक्योरिटी को सेल कर सके। देखिए, एक ओवरव्यू जान लेते हैं कि होता क्या है सरफेसी में। एक ओवरव्यू, यह बोरोवर होता है, यह बैंक। बोरोवर जो है जाता है बैंक से लोन लेने, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और बैंक जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, यानी बैंक जो है सिक्योरिटी के एवज में सारी चीज़ें देखते हुए बैंक जो है बोरोवर को लोन देती है। अब बोरोवर जो है एनपीए कर देता है खाता, तो बैंक क्या करता है कि वह जो सिक्योरिटी होता है वह एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को दे देती है और उसके बदले में बैंक डिस्काउंटेड प्राइस एक कैश के रूप में बैंक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से, यानी जो सिक्योरिटी बोरोवर ने बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मॉर्गेज करा रखा है, वह सिक्योरिटी जो है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बैंक कुछ पैसे लेके, जो डिस्काउंट पर होता है, वह पैसे लेके एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को दे देती है। अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी उस सिक्योरिटी का सिक्योरिटाइजेशन करती है और उस सिक्योरिटी के बदले में सिक्योरिटी रिसीट जारी करती है। वह सिक्योरिटी रिसीट क्वालिफाइड बायर्स को देती है और क्वालिफाइड बायर्स बदले में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को कैश देते हैं। अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी करेगी, जो भी इसके पास सिक्योरिटी है जो बैंक से इसने लिया है, इसको सेल करेगी। सेल करने के बाद जो भी प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है सिक्योरिटी रिसिप्ट लेके क्वालिफाइड बायर को दे देगी। यही पूरा ओवरव्यू होता है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, दीज कंपनीज आर क्रिएटेड अंडर सरफेसी एक्ट। सरफेसी एक्ट के अनुसार एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को जो है क्रिएट किया गया है। काम क्या क्या है इसका? टू परचेज एनपीए अकाउंट्स, डिस्ट्रेस एसेट्स फ्रॉम बैंक एट डिस्काउंट टू रिकवर देम, यानी बैंकों से एनपीए अकाउंट परचेज करता है डिस्काउंट पर। यानी एनपीए अकाउंट जो सिक्योरिटी है 10,000 रुपये का एक्चुअल में है,
तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कुछ डिस्काउंट पर इसको परचेज करेगी। वही एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का जो है फायदा होगा कुछ डिस्काउंट पर। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का जो मिनिमम कैपिटल है आरबीआई के द्वारा इसको पहले 2 करोड़ था, बाद में बढ़ा के 100 करोड़ कर दिया गया। नेटवर्थ जो है वह 15% ऑफ आउटस्टैंडिंग एनपीए, यानी जो भी एनपीए उसके पास होगा उसका 15% कम से कम नेटवर्थ होना चाहिए। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है 15% ऑफ इट्स रिस्क वेटेड, जो भी रिस्क वेटेड एसेट है उसका 15% जो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होना चाहिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का। एफडीआई जो है 100% अलाउ कर दिया गया है इसमें। अब देखिए यह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ दिया जाए। न्यू एआरसी बजट 2021-22 में यह प्रोविजन किया गया है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है स्टेट ऑन्ड बैंक या प्राइवेट बैंक के द्वारा जो है सेटअप किया जा सकता है। एंड देयर विल बी नो इक्विटी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, और इस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में कोई इक्विटी कंट्रीब्यूशन जो है गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होगा। जरूरत क्या पड़ी 2021-22 के बजट में इसका प्रोविजन करने के लिए? तो ऑफ द एग्जिस्टिंग एआरसी ओनली 3-4 आर एडिक्वेटली कैपिटलाइज्ड। जो अभी एग्जिस्टिंग एआरसी है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसमें से मात्र 3 और 4 ही एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है जो एडिक्वेटली कैपिटलाइज्ड है, एडिक्वेटली कैपिटलाइज्ड है। फाइल जबकि मोर देन डजन यानी 12 से भी अधिक बहुत थिनली कैपिटलाइज्ड है, यानी इनका कैपिटलाइजेशन जो है अच्छे तरीके से नहीं है, जिसके चलते जो है नया स्ट्रक्चर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का स्ट्रेस एसेट को रिजॉल्व करने के लिए ले आया गया है 2021-22 में। एक रिपोर्ट में कहा गया है आरबीआई के द्वारा कि आने वाले समय में जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होगा वह 13.5% तक चला जाएगा सितंबर 2021 में। इसी पीरियड में या पिछले साल 2020 में 7.5% था, यानी सितंबर 2020 में 7.5% था और सितंबर 2021 में यह 13.5% हो जाएगा। तो समझ सकते हैं कितना बड़ा बैंकिंग इंडस्ट्री के सामने चैलेंज आने वाला है। फंक्शनिंग देखिए, द ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेस एसेट टू द एआरसी विल हैपन एट नेट बुक वैल्यू। जो स्ट्रेस एसेट का ट्रांसफर जो होगा वो नेट बुक वैल्यू के बराबर होगा, विच इज वैल्यू ऑफ एसेट माइनस प्रोविजनिंग, यानी जो वैल्यू ऑफ एसेट जो बैंक के पास जो एसेट है उसका वैल्यू है और जो बैंक ने प्रोविजनिंग कर दिया है उसको एसेट वैल्यू ऑफ एसेट से माइनस कर देंगे तो नेट बुक वैल्यू होगा। यह नेट बुक वैल्यू के ही अनुसार जो है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को ट्रांसफर किया जाएगा। दिस कुड इनेबल बैंक्स टू एलिविएट इट्स लॉसेस फ्रॉम एनपीए। यह बैंक को एनपीए के लॉसेस से बचाएगा। दूसरा क्या है कि बैंक जो पहले जो है बैंक अपने सिक्योरिटी को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच के कैश ले लेता था, अब जो है बैंक 15% कैश लेगा इन न्यू एआरसी के अंतर्गत और 85% वो सिक्योरिटी रिसिप्ट जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जारी करके क्वालिफाइड बायर को देती थी, अब 85% सिक्योरिटी रिसिप्ट जो है बैंक को लेना पड़ेगा बैड डेप्ट का। तो यह जो है नया प्रोविजन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ध्यान में रहना चाहिए। सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ चार्जेज, फंक्शन इसका क्या है? टू रजिस्टर चार्जेज सच एज मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन और असाइनमेंट ईटीसी। जो मॉर्गेज करते हैं, हाइपोथिकेशन करते हैं, जो असाइनमेंट है, यानी चार्जेज को रजिस्टर करना। एक यह पोर्टल है जिसमें जो अगर हम किसी का चीज़ का मॉर्गेज करते हैं, हाइपोथिकेशन करते हैं तो उसको इसमें डालना होता है। सेंट्रल रजिस्ट्री इज ऑपरेटेड बाय सरसाई। सेंट्रल रजिस्ट्री जो है सरसाई के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। सरसाई इज ए गवर्नमेंट कंपनी, सरसाई एक गवर्नमेंट कंपनी है। टाइप्स ऑफ चार्जेज विच रिक्वायर रजिस्ट्रेशन, कौन से चार्जेज जो है सरसाई के साइट पर डालने होते हैं, यानी सेंट्रल रजिस्ट्री के ऑनलाइन पोर्टल पर डालने होते हैं। तो ऑल चार्जेज जैसे मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन, असाइनमेंट, ये सभी डालने होते हैं। टाइमलाइन देखो रजिस्ट्रेशन का क्या है। As per SARFAESI amendments, timeline of 30 days is removed for the secured creditors to file certain types of security interest in favor with SARSAI। जो 30 दिन का एक टाइमलाइन था उसको हटा दिया गया है नए अमेंडमेंट में, ठीक है। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए 30 दिन का जो टाइमलाइन था उसे हटा दिया गया है। द चार्जेज विल इफेक्टिव फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेज विथ सरसाई। जो चार्जेज होगा जब जिस समय आप सरसाई में आप डालेंगे, रजिस्टर करेंगे, उसी समय से चार्जेज आपका इफेक्टिव होगा, यानी उस पर जो प्रॉपर्टी है या जो भी चीज़ है उस पर चार्जेज आपका उसी समय से इफेक्टिव माना जाएगा। एज पर न्यू अमेंडमेंट टू सरसाई एक्ट,
डेप्ट और टू ए secured creditor like banks will get priority over all the claims including other debt, all revenue, taxes, cesses, dues payable to the central and state government and local authorities। जो नए अमेंडमेंट सरफेसी एक्ट में हुआ है उसके अनुसार सिक्योर्ड क्रेडिटर जो है बैंक का, यानी जो बैंक है उसका राइट जो है इन सब पर अधिक होगा। किस पर? तो कोई और डेप्ट है तो कोई रेवेन्यू टैक्सेस है, कोई सेस है, कोई सेंट्रल बैंक और स्टेट गवर्नमेंट का ड्यूज है, तो इससे ऊपर जो है बैंक का अधिकार रहेगा। देखिए फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन में क्या क्या यूज किया था। फॉर्म 1 यूज किया जाता है सरसाई में रजिस्ट्रेशन के लिए। जब नया चार्ज हम क्रिएट करते हैं सरसाई में या मॉडिफिकेशन करते हैं तो फॉर्म 1 यूज किया जाता है। फॉर्म 2 यूज किया जाता है सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज के लिए। जब चार्ज का हम सेटिस्फैक्शन करते हैं तो फॉर्म 2 यूज, सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज हटाना होता है, ठीक है, एक तरह से, तो उसमें फॉर्म 2 का उपयोग करते हैं। फी स्ट्रक्चर, फी स्ट्रक्चर देखिए क्या है। 1 नंबर और 2 नंबर इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन 1 नंबर और 2 नंबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो मैं बता दे रहा हूँ। पार्टिकुलर्स ऑफ क्रिएशन और मॉडिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ सिक्योरिटी क्रेडिटर एंड अदर। अगर आप क्रिएशन और मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो 100 रुपया लगेगा 5 लाख से ऊपर के लोन पर, 50 रुपये लगेगा 5 लाख से नीचे के लोन पर। इसमें जो है टैक्स इंक्लूड नहीं है, यानी इसमें जब आप काटेंगे तो जीएसटी जोड़ लीजिएगा। दूसरा है सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्जेस पर, इस केस में नील लगता है, कोई चार्जेस नहीं लगता है। सेल ऑफ लोन सिक्योरिटी विदाउट फाइलिंग सूट। एक्शन अंडर सार्फेसी एक्ट 2002 कैन बी इनिशिएटेड इन फॉलोइंग केसेस। सार्फेसी एक्ट के अनुसार कार्रवाई जो है निम्न केस में किया जा सकता है। कौन कौन से केस है, कौन कौन सा केस है जिसमें किया जाता है? तो यह जो अकाउंट हो वह एनपीए होना चाहिए आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार। द क्लेम अमाउंट शुड बी नॉट लेस देन 1 लाख रुपए। जो क्लेम अमाउंट है यानी इंटरेस्ट के साथ, एक्रूड इंटरेस्ट के साथ जो क्लेम अमाउंट हो 1 लाख से कम नहीं होना चाहिए। अगर कम होगा तो हम सरफेसी एक्ट नहीं लगा सकते हैं। दूसरा, द ड्यू अमाउंट विथ इंटरेस्ट शुड बी मोर देन 20% ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट देयरऑन। जो ड्यू अमाउंट होगा, जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है उसके 20% से अधिक होगा। अगर उससे कम होगा ड्यू अमाउंट तो फिर हम सरफेसी एक्ट इस पर नहीं लगा सकते हैं। सिक्योरिटी चार्ज टू बैंक शुड बी बाई वे ऑफ हाइपोथिकेशन, मॉर्गेज, असाइनमेंट, नॉट बाई प्लेज, लियन, लोन अगेंस्ट डिपॉजिट। यानी सिक्योरिटी चार्ज है, किस किस सिक्योरिटी पर हम सरफेसी एक्ट लगा सकते हैं? तो हाइपोथिकेशन होना चाहिए, मॉर्गेज होना चाहिए और असाइनमेंट होना चाहिए। इन तीनों चार्ज पर हम सरफेसी एक्ट लगा सकते हैं। और प्लेज अगर होगा, लियन होगा या डिपॉजिट के अगेंस्ट हमने लोन दिया तो इस केस में सरफेसी एक्ट लगेगा नहीं। डेप्ट शुड नॉट बी टाइम बार्ड एज पर लिमिटेशन एक्ट। डेप्ट जो है यानी जो कर्ज है टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए लिमिटेशन एक्ट के अनुसार। लिमिटेशन एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसके अनुसार डेप्ट के टाइम, यानी जो डॉक्यूमेंट है, जो लोन का डॉक्यूमेंट है उसकी वैलिडिटी पीरियड कोर्ट के सामने की होती है। यानी अगर वो टाइम बार हो गया है तो उसकी कोर्ट के सामने वैलिडिटी खत्म हो गई है, आप उसके खिलाफ सूट फाइल नहीं करते हैं। अगर वो लिमिटेशन में है, लिमिटेशन पीरियड के अंदर है, तो आप उसके खिलाफ अगर कुछ होता है तो आप कोर्ट में सूट फाइल कर देते हैं। एक तरह से डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी होती है। आगे हम लोग लिमिटेशन एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, उस समय और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, अभी आप इतना जान लीजिए। नोट पॉइंट है, इफ सिक्योरिटी इज एग्रीकल्चर लैंड, सीप, एरोप्लेन, देन इट कैन बी। अगर सिक्योरिटी बाई चांस बैंक जो है एग्रीकल्चर लैंड के केस में से लोन देती है, शिप का हाइपोथिकेशन करके लोन देती है, एरोप्लेन का हाइपोथिकेशन, तो इस केस में जो है से यह सिक्योरिटी बेचा नहीं जा सकता है, इस पर सरफेसी एक्ट लायबल नहीं होगा। इसलिए केसीसी के केस में जो है सरफेसी एक्ट नहीं लगता है। ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑन बिहाफ ऑफ बैंक, जो सरफेसी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई कर सकता है बैंक के बिहाफ पर, वो कौन कौन होता है? तो स्केल 4 और एबव हो गए। स्केल 4 और एबव ही ऑफिसर है जो सरफेसी एक्ट के अनुसार कार्रवाई कर सकता है, या बोर्ड के द्वारा, बैंक के बोर्ड के द्वारा कोई ऑफिसर अपॉइंट किया गया है तो वह कर सकता है। इन केस ऑफ कंसोर्शियम अकाउंट, अगर कंसोर्शियम में लोन दिया गया यानी बहुत सारे बैंक मिल के अगर लोन देते हैं तो सरफेसी एक्शन पॉसिबल है, लेकिन इस केस में कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी बैंक चाहिए होता है। यानी मेजॉरिटी बैंक, जितने भी बैंक होते हैं उसमें मेजॉरिटी बैंक का कंसेंट चाहिए होता है। मेजॉरिटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है? अमाउंट वाइज होता है। यानी 10 बैंक मिल के अगर लोन देते हैं तो अमाउंट वाइज उतने बैंक हो जाने चाहिए, उतने बैंकों को हम लेंगे कि 60% टोटल लोन अमाउंट का कवर करे, तो यह मेजॉरिटी हो जाता है। यानी अगर 2 बैंक ही मिलकर अगर 60% कवर कर ले रहे हैं तो समझिए कि यह 2 बैंक मेजॉरिटी में आएंगे और इनके कंसेंट से सरफेसी एक्शन लिया जा सकता है। प्रोसीड्योर ऑफ सेल ऑफ सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी है यानी
कस्टमर हमसे लोन लेता है और सिक्योरिटी देता है, कल होकर वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है, तो उस केस में जो सिक्योरिटी है उसका सेल हम कैसे करेंगे? इसका स्टेजेस है, 2 स्टेज है। एक पोजीशन ऑफ सिक्योरिटी, पहले तो हम जो सिक्योरिटी है उसका पोजीशन लेंगे, वह हम अपने पोजीशन में लेंगे, उसके बाद सेल करेंगे। तो पहला स्टेप है पोजीशन ऑफ सिक्योरिटी, दूसरा स्टेज है सेल ऑफ सिक्योरिटी, यानी पहले हम पोजीशन लेंगे फिर हम बेचेंगे। अब देखिए प्रोसीड्योर फॉर पोजीशन ऑफ सिक्योरिटी, क्या क्या प्रोसीड्योर हमको अपनाना पड़ेगा। तो जैसे लोन एनपीए होता है तो उस केस में 60 डेज नोटिस टू बी सेंड टू बोरोवर टू पे लोन, नोटिस अंडर 13(2) सारफेसी एक्ट 2002। जैसे लोन एनपीए होता है तो हम 60 दिन का नोटिस देते हैं, डिमांड नोटिस उसको कहते हैं। बैंक के भाषा में, आम बैंक के भाषा में हम लोग 13(2) का नोटिस, 13(2) का नोटिस ऐसे कहते हैं, तो इसको डिमांड नोटिस कहते हैं। डिमांड नोटिस हम सबसे पहले कस्टमर को, हम बोरोवर को हम भेजेंगे, 60 डेज का उसमें टाइम होगा। डिमांड नोटिस के 60 दिन बाद अगर उसमें वह पे कर देता है तो ठीक है, नहीं पे करता है तो 60 दिन बाद हम फिर पोजीशन नोटिस हम बोरोवर को भेजेंगे, जिसको हम आम बैंक की भाषा में 13(4) का नोटिस कहते हैं। तो ये 13(4) का पोजीशन नोटिस टू बी सर्व्ड एज पर सेक्शन 13(4) ऑफ सारफेसी एक्ट 2002। तो आम बोलचाल की भाषा में इसको 13(4) का नोटिस कर देते हैं, तो हम वही पोजीशन नोटिस होता है। यानी डिमांड नोटिस के 60 दिन के बाद हम, अगर वह पैसे नहीं जमा कराता है तो हम पोजीशन नोटिस भेजेंगे। अब जो है पोजीशन नोटिस भेजने पर अगर देयर इज ए ऑब्जेक्शन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम बोरोवर, अगर उस पोजीशन पर, यानी बैंक जो पोजीशन ले रहा है उस पर अगर बोरोवर का कोई ऑब्जेक्शन है, रिप्रेजेंटेशन है, तो पोजीशन को बैंक को जस्टिफाई करना होगा, यानी जो पोजीशन बैंक ले रहा है उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा और 15 दिन के भीतर उसका रिप्लाई देना पड़ेगा बैंक को। बोरोवर अभी भी संतुष्ट नहीं है तो बोरोवर कैन गो टू कोर्ट, डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल अगेंस्ट पोजीशन नोटिस विद इन 45 डेज विदाउट डिपॉजिटिंग एनी अमाउंट। अगर बोरोवर उससे भी खुश नहीं है तो बोरोवर जो है डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल में चला जाएगा पोजीशन नोटिस के 45 दिन के भीतर। ठीक है। अब क्या होता है कि डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल बोलता है कि नहीं भाई पैसा जमा करो, बैंक का पैसा है, पैसा जमा करो, या बैंक को बोल देता है कि नहीं आप पोजीशन कैसे ले सकते हैं। यानी दोनों में से अगर कोई नाखुश है तो वह अपील कर सकता है डीआरटी के डिसीजन के खिलाफ, और वह ऑर्डर के 30 दिन के भीतर डीआरएटी यानी डेप्ट रिकवरी अपीलेट ट्राइब्यूनल में अपील कर सकता है। जब डीआरटी डिसीजन देती है उसके 30 दिन के भीतर वह डीआरएटी डेप्ट रिकवरी अपीलेट ट्राइब्यूनल में अपील कर सकता है। बैंक और बोरोवर दोनों अपील कर सकता है। लेकिन बोरोवर के साथ है कि बोरोवर अगर अपील करेगा तो बोरोवर कब अपील करेगा? जब डीआरटी बोलेगा कि नहीं आप पैसा जमा कीजिए। तो इस केस में बोरोवर को 50% अमाउंट का जमा करा देना होगा, जिसको डीआरटी अपना विशेषाधिकार का प्रयोग करके 25% तक घटा सकता है। इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज व्हेन पोजीशन इज टेकन, पब्लिक नोटिस टू बी गिवन इन 2 लीडिंग न्यूज़पेपर रिगार्डिंग पोजीशन विद इन 7 डेज। इमूवेबल प्रॉपर्टीज के केस में आपको 7 दिन के भीतर 2 लीडिंग न्यूज़पेपर में पोजीशन का नोटिस आपको देना होगा। एक जो न्यूज़पेपर होगा वो देशीय भाषा में होना चाहिए, वहाँ का लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए और लीडिंग न्यूज़पेपर होना चाहिए, और एक जो है कोई भी नेशनल लीडिंग न्यूज़पेपर है। इसमें आपको 7 दिन का नोटिस देना होगा। पोजीशन नोटिस के बारे में पब्लिक नोटिस आपको इशू करना होगा। प्रोसीड्योर फॉर सेल। अब सेल का क्या प्रोसीड्योर है? जब यह सारा काम आप कर लेंगे तो 30 डेज पब्लिक नोटिस टू न्यूज़पेपर फॉर सेल बिफोर सेल, यानी बेचने से पहले आपको, बेचने से 30 दिन पहले आपको पब्लिक नोटिस निकालना होगा 2 लीडिंग न्यूज़पेपर में। फिर से वही, एक वर्नाक्युलर लैंग्वेज में होगा, एक जो है नेशनल न्यूज़पेपर किसी लैंग्वेज में हो सकता है। यानी जिस दिन आप सोच रहे हैं कि आज हम बेचेंगे तो आज से 30 दिन पहले जो है पब्लिक नोटिस निकालना होगा। मिनिमम सेल प्राइस कांट बी लेस देन रिजर्व प्राइस फिक्स्ड बाय बैंक। जो मिनिमम सेल प्राइस होगा, यानी जिस प्राइस पर बैंक जो है बेचेगी, वह रिजर्व प्राइस से कम नहीं होगा जो बैंक के द्वारा फिक्स किया गया है। अगर उससे नीचे आप बेचते हैं, यानी बैंक अगर उससे नीचे पता लगता है कि खरीदार मिल नहीं रहा है और बैंक जो है बेचने सोचती है कि नहीं इससे नीचे पर भी बेच ले, तो फिर उसको बैंक को जो है बोरोवर का कंसेंट लेना पड़ेगा। टाइम पीरियड टू बी गिवन टू परचेजर फॉर ड्यू डिलीजेंस, यानी अगर कोई परचेजर बोलता है कि हम इस प्रॉपर्टी को खरीदेंगे, तो उस केस में
2 सप्ताह का उसको टाइम दे दिया जाता है ड्यू डिलिजेंस बरतने के लिए, कि वह प्रॉपर्टी के बारे में पता कर ले, उसके बारे में जो भी उसको कार्रवाई करनी है थोड़ा बहुत कर ले, जान पहचान कर ले, लोगों से पूछ ले, यह सब कर ले, ड्यू डिलिजेंस अपना पूर्ण रूप से बरत ले। ड्यू डिलिजेंस बरतने के बाद पेमेंट बाय परचेजर अगर वह रेडी हो जाता है तो 25% तो उसको तुरंत पे कर देना होता है। यानी जो भी जिस अमाउंट पर खरीदने के लिए वो रेडी होता है परचेजर, तो 25% तो तुरंत उसको पे कर देना होता है। अब बाकी का 75% जो है वो 15 दिन के भीतर पे कर सकता है। अब बैंक को पैसा मिल जाता है टोटल। अब बैंक अपना लोन वगैरह क्लोज कर लेती है, अपनी लीगल चार्जेस सब उसमें एडजस्ट कर लेती है। अब बैंक के पास कुछ पैसा बच जाता है। तो इफ आफ्टर मीटिंग द कॉस्ट ऑफ रिमूविंग इनकम्बरेंसेस एंड कंटीजेंसीज there is any surplus available out of the money deposited by the purchaser, तो such surplus shall be paid to the purchaser within 15 days from date of finalization of sale। यानी जिस समय से सेल का फाइनलाइजेशन हो जाता है उससे 15 दिन के अंदर अगर बैंक जो है, जो पैसा बैंक को मिलता है परचेजर से, उससे अगर अपना लोन बंद कर लेती है, जो भी चार्जेस वगैरह है रिकवर कर लेती है, जो भी उसका लीगल चार्जेस वो सब रिकवर कर लेती है, उसके बाद बैंक के पास कुछ पैसा बच जाता है, तो सेल के फाइनलाइजेशन के से 15 दिन के बीच में बाकी बचे हुए अमाउंट को बैंक को परचेजर को दे देना होता है। परचेजर को बैंक लौटा देगा। एक नोट पॉइंट है, द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डीआरटी इज 20 लाख। जो ज्यूरिसडिक्शन है यानी डीआरटी में आप अगर कोई केस लेके जाते हैं तो 20 लाख से नीचे का केस नहीं जाता है, ठीक है ना, और उस या तो उससे ऊपर का हो या 20 लाख हो। किसमें? तो रिकवरी ऑफ डेप्ट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993 में इसका प्रोविजन किया गया है कि अगर आप रिकवरी के लिए डीआरटी में कोई केस फाइल करते हैं, बैंक अगर फाइल करती है तो 20 लाख से नीचे का केस नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर का हो सकता है। लेकिन सारफेसी में अगर अपील किया जाता है सारफेसी एक्ट के अनुसार तो ऐसा कोई लिमिट नहीं है, कम का भी हो यानी 10 लाख का भी हो तो सारफेसी के अंतर्गत अगर अपील करना है तो डीआरटी में अपील किया जा सकता है। तो यह पॉइंट याद रखने वाली बात है। दोस्तों एक बहुत ज़रूरी सूचना, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका नोट्स जरूर बनाइए, यानी जो पावर पॉइंट में दिखाया जाए लाइन बाय लाइन आप लोग लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ छोड़ने लायक नहीं है, क्योंकि जो भी हम पढ़ा रहे हैं वह इंपॉर्टेंट ही पढ़ा रहे हैं। अगर आप इसको पढ़िएगा तो निश्चित रूप से जेआईबी प्रथम बार में आप क्लियर कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेक्चर पर विश्वास कीजिए, नोट्स बनाइए, डेली रिवीजन कीजिए। 1 से 1.5 घंटा आपका समय डेली लगेगा और 1 से 1.5 घंटे में आप बहुत ईजिली रूप से जो है जेआईबी निकाल लेंगे। जेआईबी कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं होता है, आप तो खुद बहुत अच्छे एग्जाम को पास करके आए हैं, इंटरनेशनल लेवल के एग्जाम को पास करके आए हैं, तो जेआईबी आपके लिए बड़ी बात नहीं है, समय है और सही है। चूंकि मोटी मोटी पुस्तकें हैं तो देख के ही हम लोग डर जाते हैं, तो मोटी मोटी पुस्तकें में पढ़ने लायक बहुत चीज़ है, क्योंकि वह पुस्तक आपके डीबीएफ के लिए भी है और वह पुस्तक जो है जेआईबी के लिए भी है। तो आप समझ सकते हैं, आप लोग तो बैंकर हैं, बेसिक चीज़ तो थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं, तो आप उस तरीके से पढ़िए। तो जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको नोट डाउन कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए और बहुत अच्छे से पढ़िए और विश्वास कीजिए लेक्चर पर, निश्चित रूप से सफलता आप पाइएगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। देखिए, ऑब्स्टेकल्स आर दोज फ्राइटफुल थिंग्स यू सी व्हेन यू टेक योर आइज ऑफ योर गोल। बाधाएं वैसी चीज होती हैं, वैसी डरावनी चीज होती हैं, वह आप तभी देखते हैं जब आप अपने लक्ष्य से अपना मुख मोड़ लेते हैं, यानी लक्ष्य से अपना आंख हटा लेते हैं, लक्ष्य से अपना ध्यान हटा लेते हो तो आपको बाधाएं दिखने लगती है। ठीक है, यह हेनरी फोर्ड के द्वारा बोला गया यह कथन है और काफी सत्य कथन है। हेनरी फोर्ड जो है फोर्ड मोटर के फाउंडर है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, यह दोनों बहुत ज़रूरी चीज़ है मेरे मोटिवेशन के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है, और चूंकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे रेगुलर बेसिस पर तो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू।